एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम को खबर को लेकर। आज की जिस क्राइम की घटना को बताने जा रहा हूँ, आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में आप लोग जानेंगे। यहाँ पर एक महिला पहली बार माँ बनने जा रही थी, यानी बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो इसीलिए उस महिला का जो पति होता है अपने साले साहब से बात करता है, अपने साले से बात करता है क्योंकि वो दूसरे राज्य में रह रहा था। अपने साले को सारी बातें बताता है और ये भी कहता है तुमको घूमने आने का दिल था मेरे यहाँ, तो ये काम करो, इस वक्त इस टाइम पे आ जाओ, तो तुम्हारी बहन जो है बच्चे को जन्म भी देने वाली है, ज़रूरत पड़ेगा किसी अपनों की, तो तुम आ जाओ। अब वो भाई यानी साले साहब जो है, साला जो है उस व्यक्ति का, वो आ जाता है दूसरे राज्य से, उस राज्य में चले जाते हैं जहाँ पे बहन और जीजा रहता था। वहाँ पे चले जाने के बाद दूसरा ही दिन बहन को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करता है जीजा और साला मिलकर। अब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बाद उस बहन ने एक बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का को जन्म देती है। अब जन्म देने के बाद एक दिन और हॉस्पिटल में रहता है, उसके बाद छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। जब घर आता है, घर आने के बाद वो महिला जो है बहुत मतलब बच्चे को जन्म दिया था इसीलिए उसको पेन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। फिर भी वो जीजा जो है सब काम कर लेते थे और भाई भी था मौजूद। भले ही लड़का था लेकिन इस अवस्था में उस महिला को काम करने नहीं दिया था। रात होती है, रात को वो भाई उठता है और उठने के बाद किचन रूम में जाती है। तब तक जीजा और बहन सो चुके थे, गहरी नींद में था। आधी रात को उठा, जागने के बाद उस भाई ने किचन रूम में जाते हैं और जाने के बाद चाकू उठाता है। जो सब्जी काटने वाली चाकू हर किचन में रहती है, वो भाई भी उस चाकू को उठाता है। उठाने के बाद जीजा और बहन जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे का बेडरूम में जाते हैं और जाने के बाद सबसे पहले अपने जीजा का चाकू से गला रख देता है और जब वो फड़फड़ाने लगते हैं यानी आवाज़ करने लगती तब उसका मुंह दबा देता है। इसी बीच जो है तड़पने की वजह से उसके बहन की आंख खुल जाती है। जब बहन की आंख खुल जाती है, बहन आंखों के सामने ये दृश्य देखती है तो वो भी चीखने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच भाई जो है जीजा का काम तमाम कर चुका था। तब तक भाई उस जीजा को छोड़ के बहन का मुंह दबा लेते हैं। बहन भी चीख नहीं पाती, ऐसे ही उसको पेन हो रही थी, तकलीफ में थी। तब जो है बहन को भी गला दबाकर मार देता है। अब मारने के बाद इन दोनों का जो एक बेटा था, दो दिन पहले उसने जना थी यानी उस बच्चे को जन्म दी थी, अब उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये जो भाई होता है वहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले घर के दरवाज़ा ठीक से बंद करता है, खिड़की बंद करता है और बाहर से ताला लगवा के चुपचाप आधी रात को निकल जाता है। किसी को भनक तक नहीं लगा था, जो उसके बगल वाले को भी भनक तक नहीं लगा था, जो इस कमरे में इतना बड़ा घटना हुआ है, इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है। 2 दिन यूँ बीत जाता है, 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे। अब लोग परेशान होने लगे, आसपास के लोग परेशान होने लगे, जो इतना ज़्यादा बदबू क्यों आ रहा है। तब जाकर किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और कहने लगा इस कमरे से बदबू आ रहे हैं। तो पुलिस के सामने आसपास के लोग भी थे, पड़ोसी थे, मकान मालिक भी था। उस घर के दरवाज़ा को तोड़ा जाता है, यानी ताला को तोड़ा जाता है। उसके बाद घर में एंट्री होती है। जब घर में एंट्री होती है, घर के दृश्य देख के हर किसी का रूह कांप उठती है और पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात इसमें ये होता है, 2 बॉडी तो पड़ी हुई थी, सड़ गल चुके थे, कीड़ा भी रेंग रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में वो छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था, जो नवजात एकदम 2 से कोई भी देख के बता सकता है जो हफ्ते भर के अंदर का ही बच्चा होगा। लेकिन जब उस बच्चे को चेक करता है तो बच्चा तब तक जिंदा था। फौरन उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है और उसके बाद इन दोनों बॉडी को भी कब्जे में लेता है और उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करते करते जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का यकीन उठ जाएगा अपने ही वालों से, अपने ही घर वाले के जो खून का रिश्ता होता है उन लोगों को भी यकीन नहीं होगा। जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खून का जो रिश्ता लगता है वो भी कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी घटना को बताने जा रहा हूँ, इसी कहानी को बताने, यानी ये जो मर्डर मिस्ट्री है, जो स्टोरी है, कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक करते हुए जाए।
तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। दरअसल घटना जो है 13 जून का है। 13 जून 2023 की घटना है ये, यानी 1 साल पहले की बात है, 13 महीने की बात है, 13 महीने पहले की बात है ये। कहानी है देहरादून का, टन्नल रोड की है। 13 जून 2023 टन्नल रोड में एक मकान से C13 के मकान से पुलिस वाले के वहाँ कॉल जाता है। अब पुलिस के वहाँ कॉल जाती है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाती है। जाने के बाद पुलिस पूछताछ करता है और ये व्यक्ति बताता है हमारे बाजू के मकान से बहुत ज़्यादा बदबूएँ आ रही, और ये बदबू जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन एक घर को ऐसा लग रहा है, एक कमरे को ऐसा संदिग्ध लग रहा है, और उस कमरे के अंदर हम लोग जा नहीं सकते, और उस कमरे के अंदर से बच्चे का रोने की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन कमरे का दरवाज़ा जो है बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। तो हम लोग को कुछ अजीब लग रहा है, आप ज़रा आइए, ज़रा देख लीजिए। अब पुलिस को जब ये खबर मिलती है, देहरादून पुलिस, और पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो उस मकान मालिक था, उस मकान मालिक भी नीचे रहता था, ग्राउंड फ्लोर में, नाम था सोहेल। सोहेल भी वहाँ पे मौजूद था। सोहेल से सबसे पहले पुलिस पूछताछ करता है, जो किसका कमरा है। सोहेल का पूरा बिल्डिंग था, लेकिन सोहेल कहता है जो ये मेरा ही पूरा बिल्डिंग ही मेरा है, लेकिन मैं सब किराए पर चढ़ा कर रखा हूँ, और जिस मकान से ये बदबू आ रहा है, बच्चा रोने की आवाज़ें आ रहे हैं, उस कमरे में एक कपल रहता है जो शादीशुदा जोड़ा है, और नाम है कासिब और अनम। कासिब और अनम को इस कमरे को मैं भाड़े पे दिया, लेकिन कमरे का बाहर से ताला बंद है और अंदर बच्चे का भी रोने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग को जब बदबू मिले, हम लोग दरवाज़ा ठोका तो इतने में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दिया, तो हम लोग और ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये पुलिस को तहरीर दिया, और कमरे का ताला भी बंद था, मकान मालिक साथ में था, पड़ोसी साथ में था। अब पुलिस भी जब जाता है उस कमरे के पास, बहुत ज़्यादा बदबू थी। पुलिस को भी लगा जी ये क्या मामला है, अंदर बच्चा रो रहा है और घर के अंदर कोई ना कोई है, फिर इतना ज़्यादा बदबू आ रहे हैं और बाहर से ताला बंद है। यानी देखा जाए तो 3-4 चीज़ें संदिग्ध हो रहा है, अंदर बच्चे रोना, बदबू आना, बाहर से ताला लगाना, ये सारे एक संदिग्ध के नज़र में ही देख रहा था पुलिस वाले। आखिरकार पुलिस फैसला करता है जो इस मकान में एंट्री करना पड़ेगा। मकान मालिक से परमिशन लेता है, मकान मालिक भी कह देता है, पुलिस भी था, आसपास के लोग भी था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी बदबू की वजह से। तभी मकान मालिक परमिशन देता है और पुलिस खड़े रहते हुए उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। यानी सबसे पहले ताला तोड़ा जाता है, उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है, और कुछ लोगों के सहारे, आसपास के लोग भी साथ में उस कमरे के अंदर एंट्री होता है। जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री होता है, हर किसी का रूह कांप उठती है, पैर जो है ठिठक जाती है, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। अंदर में दो जो कपल रहते थे, कासिब और अनम, उन दोनों का सड़े गले बॉडी पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, फर्श पे पड़ी हुई थी, और लाश जो है, बॉडी जो है सड़ चुका था, 3 से 4 दिन हो चुका था इस वजह से। अब इसे देखने के बाद यहाँ उस इलाका में तो एकदम हड़कंप सी मच जाती है और सनसनी फैल जाती है। फ़ौरन पुलिस अपने बड़े बड़े आला अधिकारी को कॉल घुमाते हैं, और फ़ौरन उस जगह पे एकदम रेड अलर्ट जारी हो जाते हैं। सारे टीमें मौजूद हो जाता है, फोरेंसिक टीम आती है, उसके बाद वो दोनों बॉडी को कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उस दोनों बॉडी के पास में ही एक नवजात बच्चे भी पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चे का रोने की आवाज़ लोगों को सुनाई दिया था। बच्चा भी पड़ा रहता है, एकदम छोटा सा बच्चा है, कोई भी देख के कह सकता है जो हफ्ते भर का ही बच्चा होगा। तभी जो है उस बच्चे को चेक करता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में कोई खरोच नहीं था। जब बच्चे को चेक करता है तो पता चलता बच्चा अभी भी जिंदा है। फ़ौरन उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल में रेफ़र करता है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू हो जाता है। और यहाँ पर कासिब और आनम की जो बॉडी है कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और यहाँ जांच शुरू हो जाती है। कासिब और अनम के बारे में पता करने की कोशिश करता है, और लेकिन सोहेल जो मकान मालिक है वो थोड़ा बहुत ही जानकारी दे पाता है। इस वजह से सोहेल उस कासिब का पहचान देता है, अनाम का पहचान देता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन लोग दिया था उस डॉक्यूमेंट के आधार पर पता चलता है ये लोग मूल तौर का जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है उस जिला का रहने वाला है। फ़ौरन एक टीम देहरादून पुलिस का टीम एक सहारनपुर जाते हैं, और जाने के बाद कासिब और अनाम के बारे में
पता करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे कासिफ का जो है पिता मिलता है। बेटे और बहू की मौत को सुनकर बहुत ज़्यादा रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच कासिफ का जो वाइफ है, एक औरत, बल्कि वाइफ नहीं, एक औरत आती थी देहरादून में, उसी पुलिस स्टेशन में आई हुई थी और अपने पति के बारे में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया था। और वो पत्नी जो है उसी देहरादून में रुकी हुई थी उस वक्त। लेकिन जब तक पुलिस की टीम जो है सहारनपुर पहुंच जाती है, सहारनपुर पहुंच जाने के बाद कासिफ का पिता से बातचीत होता, तो कासिफ का पिता कहता है जो मेरी बहू तो देहरादून में गई हुई है अपने बच्चे को लेकर, और कासिफ से बातचीत नहीं हो रहा था, वो परेशान थी। इस वजह से वो मिसिंग कंप्लेन मुझे कही थी फ़ोन पे, जो पापा मैं मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराती हूँ। जैसे कि पुलिस वाले को सुनाई देता है मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुआ, क्योंकि पुलिस वाले को पता था हमारे पुलिस स्टेशन में एक औरत आई थी, नाम है नुसरत, और कासिफ का पिता ने भी कहा हमारे बहू का नाम नुसरत है। अब पुलिस वाले को समझ में ये नहीं आ रहा, कासिफ जिस महिला के साथ रहता था उसका भी मर्डर हो चुका है, और फिर से उसकी पत्नी जो है मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराए। तो पता चलता है कासिफ का दो पत्नियां हैं। एक तो सहारनपुर में रहती थी जिसका नाम है नुसरत, और जो उसके साथ मरा पाया गया उसका नाम है अनम। ये उस पुलिस वाले को पता चल गया। अब पुलिस को ये लगने लगा हो सकता है अनम को मारने वाला नुसरत ही है, या फिर किसी को हायर करके मारवा दिया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा मामला होता है। जब पति का दूसरा शादी हो जाता है, जो औरत बीच में आती है उसी को हटा देते हैं। अब इस एंगल में पुलिस पता करने की कोशिश कर रहा था, जांच कर रहा था। लेकिन इसमें कासिफ का जो पिता है वो तहरीर देता है, नहीं मेरी बहू कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही मेरे बेटे ने दूसरा शादी किया, लेकिन जो पहली पत्नी नुसरत है उससे कभी प्यार कम नहीं किया, उससे कभी बातचीत बंद नहीं किया, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन नुसरत भी दूसरे शादी को मान ली थी, और वो भी नाराज़ नहीं थी अपने पति से, जो चलो ठीक है अब कर लिया तो कर लिया। अब पुलिस को ये अजीब चीज़ें सुनाई दिया वहाँ से, सहारनपुर में पूरा पता कर लिया कासिफ और अनम के बारे में, क्योंकि अनम भी सहारनपुर में ही और उसी मोहल्ले के रहने वाली होती है जिस मोहल्ले में कासिफ का घर था। दोनों के घर से पुलिस जानकारी जुटाने के बाद कुछ हासिल नहीं होता, आखिरकार देहरादून लौट जाता है। अब देहरादून लौट जाता है तभी इधर पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चलती है जो चाकू से मारा गया था उस कासिफ को, और जो अनम है उसका गला दबाकर मारा गया। अब इतना बड़ा घटना हो गया, आसपास के लोगों को कैसे नहीं पता चला। पुलिस सोचता है आसपास के लोगों से पूछताछ करते और पता करने की कोशिश करता है कौन इसके घर में आना जाना करता था। अब इसके घर में आना जाना बहुत सारे लोग तो नहीं करते थे, ये आसपास के लोगों ने बताया। जो हमारे नज़र में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा औरत नहीं है जो इनके घर में आना जाना करता है। ये कपल है, बस कुछ दिन आया है, और ऐसी ये औरत जो थी अनम पेट से थी, इस वजह से वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, और कासिफ जो है वो काम के लिए बाहर रहता था, क्योंकि कासिफ जो है जेसीबी ऑपरेटर और जो क्रेन चलती है उसका ऑपरेटर था, और इसी के सिलसिले में वो देहरादून में तैनात था, देहरादून में उसका काम था, इसी वजह से वो देहरादून में ही रहता था। अब दूसरी पत्नी अनम को भी वो देहरादून में ले जाकर रखे थे। ये सारी चीज़ पता चला। अब पुलिस वाले सोचते हैं चलो ठीक है, इन दोनों के बारे में पता करता है, इन दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, दोनों का कॉल डिटेल निकालते हैं, और इसमें अनम के मोबाइल से ऐसा कुछ भी नहीं निकालते। लेकिन कासिफ का मोबाइल से बहुत सारे नंबर मिलता है, और बहुत सारे नंबरों से जब एक एक करके जांच करता गया और पूछताछ करते गया तो पता चलता है जितने भी लोग हैं, एक तो रिश्ते नाते वाले हैं, या फिर जान पहचान वाले में से है, या फिर उन लोगों का नंबर होता है जिन लोगों ने कासिफ को कर्जा दिया था। पुलिस की छानबीन में इतना पता चला था कासिफ करीब 15 लाख रुपए कर्जा ले चुका था। अब पुलिस को ये और एक एंगल लगा। अब यहाँ नुसरत के एंगल छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कासिफ का जो कर्जा लेने का एंगल पुलिस के सामने आता है। पुलिस सोचता है हो सकता है कोई जिसने कर्ज दिया हो और ये कर्ज चुका नहीं पा रहा था, इस वजह से गुस्से में आकर इसका मर्डर कर दिया। फिर पुलिस सोचता है अगर मर्डर कर देगा तो उसका पैसा जो उम्मीद था कभी भी मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, लेकिन अगर मर्डर कर देगा जिससे पैसा लेना हो तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो कोई बेवकूफ़ ऐसा थोड़ी ना है जो मार के वो शांति से बैठ जाएगा, चलो पैसा तो डूब गया, इसको भी जान से ख़त्म कर दो। लेकिन फिर भी पुलिस इस एंगल में पता करने लगा, खबरी को लगाया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब पुलिस के पास एक ही रास्ता बचता है इस मामले का
खुलासा करने के लिए और इस मामले का जानकारी जुटाने के लिए। अब पुलिस सोचता है क्यों ना इस इलाका में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जाए। अब ये डेड बॉडी से पोस्टमार्टम से पता चला था, 13 जून को रिकवर किया था उस बॉडी को, और डेड बॉडी से जब पोस्टमार्टम हुआ था उसे बताया गया था 3 दिन हुआ है इस बॉडी को, मतलब इसको मारा गया, इन दोनों को मारा गया, करीब 3 दिन हो चुका था। इसीलिए 13 तारीख से लेकर 10 के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया। तभी पुलिस सोचता है क्यों ना 9 जून से 13 जून तक उस इलाका में जितने भी सीसीटीवी है उसका खंगाला जाए। सबसे पहले 9 जून को खंगालते हैं। 9 जून को कुछ नहीं मिलता है। 10 जून की सीसीटीवी को खंगालता है, कुछ नहीं मिलता है। 11 जून की सीसीटीवी को खंगालता है तो भी कुछ नहीं मिलता है। 12 जून को भी सीसीटीवी को पूरा एकदम अच्छे तरीके से छानबीन करता है। अब पुलिस की बेचैनी बढ़ते जा रहा, पुलिस को कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था, खबर जुटा नहीं पाया था। 12 जून भी बीत जाता है, लेकिन 13 जून को जब सीसीटीवी देखता है तो 13 जून को उस इलाका में एक कार दिखाई देता है। वो कार होती है होंडा कार। अब होंडा कार लेकर कौन आया? उसी बिल्डिंग में आया था, C13 से होकर के, उसी C13 में ही कैमरा लगा हुआ था। अब आसपास के लोगों से, सारे लोगों से पूछा गया, उस मकान के जितने भी किराएदार है सबसे पूछा गया, मकान मालिक से भी पूछा गया। किसी के पास हुंडई कार वाले का रिश्तेदार भी नहीं था और किसी से मिलने भी नहीं आया था। ये रात के वक्त आया था हुंडई कार उस इलाका में। तभी अब पुलिस को लगा इस दोनों के मर्डर के पीछे, कासिब और अनम के मौत के पीछे इस हुंडई कार का कुछ ना कुछ हाथ है, कुछ ना कुछ रिश्ता है। तभी आप सब कुछ छोड़कर, इतने में तो सब कुछ पता कर लिया था, फिर भी हाथ नहीं लगा था। अब पुलिस वाले सोचता है इस हुंडई कार के बारे में ही पता करो। ये हुंडई कार आखिर कौन लेकर आया और क्यों आया था। सबसे पहले तो उस कार के बारे में पता किया, सीसीटीवी का कैमरे का फुटेज जूम किया। करने के बाद उस हुंडई कार का नंबर मिल जाता है। उस नंबर से, रजिस्टर से पता चलता है ये कार आखिर किसका है। कार मालिक के बारे में पता चल, कार मालिक जो है, यानी कार जिन व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर था, उनका नाम है अस्पत। अब अस्पत के बारे में पता किया, अस्पत के घर पहुंचता है। अस्पत कौन है, इन लोगों से भी पूछा गया तो सारे लोग बताते हैं जो अस्पत तो मरने वाला कासिब का दोस्त था। अब पुलिस को थोड़ा बहुत मामला समझ में आ रहा है, चलो एंगल जोड़ रहे हैं। अब अस्पत के पास पहुंचता है, अस्पत से जब पूछताछ करता है, अस्पत सब कुछ मानता है, लेकिन उस कार के बारे में जब पूछा गया जो तुम 13 तारीख को, बल्कि 12 और 13 तारीख के रात को तुम उस इलाका में क्या कर रहे थे और क्यों गए थे, तो अस्पत कहता है मैं तो कई दिन से घर से नहीं निकला, और 13 तारीख को दूर की बात, करीब हफ्ता भर से मैं घर से नहीं निकला। तब पुलिस वाले को लगा ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सच कह रहा था क्योंकि उसका गाड़ी उस जगह पे देखा गया था। तभी पुलिस वाले को लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कार के बारे में जब पता किया, सीसीटीवी दिखाए, तब अस्पत कहता है हाँ ये कार जो है, मैं तो, मेरा एक पहचान वाला है सहवाज, उसने इस कार को मांगा था, कहीं जाना था उसको, और इस कार को मैंने दे दिया। अब सहवाज कौन है? सहवाज के बारे में जब उस अस्पत से पूछा गया, सहवाज बताता है सहवाज दरअसल अस्पत का साला है, अनम का भाई है। अब पूरे मामला पुलिस को समझ में आ गया। अब पुलिस सबसे पहले सहवाज को धर लेते हैं, सहवाज को उठा लेते हैं। सहवाज को जब उठाता है, सहवाज से अब तसल्ली से पूछताछ करता है। हर मुजरिम के जैसा वो भी झूठ बोलना शुरू किया, लेकिन कब तक झूठ बोलते हैं। आखिरकार पुलिस के सामने उसको सच कबूलना ही पड़ा। सहवाज अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है हाँ हमने ही मारा हमारा जीजा और हमारी बहन को। ये सुनने के बाद पुलिस भी आश्चर्य होता है, जब घर वाले ने पूरा मान चुका था और जीजा ने खुद उसको बुलाया था। जीजा ने, कासिब ने खुद सहवाज को अपने पास बुलाया था, जो तुम्हारे बहन का डिलीवरी होने वाली है तो तुम आ जाओ, वैसे तुम मेरे यहाँ घूमने आने के लिए मन कर रहा था तो तुम आ जाओ। फिर उस भाई ने क्यों मारा कासिब को और अनम को, ये पुलिस वाले को जानना था, और किस तरीके से मारा ये भी जानना था। सबसे पहले तो सहवाज बताता है जो मैं इस तरीके से मारा। जिस दिन हॉस्पिटल से लोग डिस्चार्ज हो गए, मैं भी था साथ में, वो लोग आए 10 तारीख को आए, क्योंकि 8 जून को वो हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुआ था। 9 जून को उसने एक बेटे को जन्म दिया अमन ने, और 10 जून को छुट्टी लेकर हम तीनों घर आ गया बच्चे के साथ। लेकिन मुझे मारना था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। 10 जून को जब आया, 10 जून को आने के बाद
मैं सोचा मौका अच्छा है, और गहरी नींद में वो लोग सो रहे थे। इसी बीच मैं जाता हूँ किचन रूम से, चाकू उठाता हूँ। सबसे पहले मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं कासिब के ऊपर था, इस वजह से मैंने कासिब को जान से मार देता हूँ। लेकिन मैं अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, फिर भी बहन मेरा देख लेती है, चिल्लाने की कोशिश करता है, उसका मुंह दबा कर रखता हूँ, गला दबा देता हूँ। इसी बीच उसका भी मौत हो जाता है। अब पुलिस वाले सोचता है फिर बच्चे को क्यों छोड़ दिया, तो कहने लगा बच्चा तो छोटा था, वैसे ही उसको अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो वैसे ही वो मर जाएगा। 2 दिन का बच्चा था, वो कहाँ जिंदा रहने वाला था। पुलिस वाले सोचता है तुमने इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, फिर दरवाजा बंद किया, चले गए, फिर तुम 13 तारीख को क्यों आए थे, 12 और 13 तारीख की रात को क्यों आए थे। तब उसमें शहबाज कहता है जो मैं इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद मैं अपने गांव चला गया था, सहारनपुर चला गया था। लेकिन सहारनपुर जाने के बाद मुझे एहसास होने लगा, जब कुछ खबर नहीं मिला इन दोनों के बारे में, और वहाँ पे जो है उसकी पत्नी नुसरत भी परेशान थी। मुझे खबर मिला क्योंकि कासिब का पिता ने मुझसे बात किया, जो बात हुआ कि नहीं हुआ, तुम जाने वाले थे। अब उन लोग को नहीं पता था, मैं आया भी था, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर पता चला कि नुसरत वहाँ पे आई है देहरादून, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो सकता है, छानबीन होगी या फिर वो कुछ पुलिस का सहारा लेगी। तो इस वजह से मैं सोचता था कि उन दोनों बॉडी को ठिकाने लगा दूँ। जब मैं 12 और 13 तारीख के रात को मैं यहाँ पर इसी इलाका में आता हूँ, और अस्पत का कार लेकर, क्योंकि मुझे लगा था उस दोनों बॉडी को उठाकर रातों रात कार में रखकर दोनों बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, और बच्चे तो अब तक मर चुका होगा। यही सोचकर मैं आया था, और चाबी मेरे पास ही थी। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, इतना ज़्यादा बदबू थी कि मुझे उल्टियाँ आने लगी, 1 सेकंड भी मैं रुक नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं वहाँ से उसी अवस्था में फिर लौट आता हूँ, भाग आता हूँ, और भाग आते समय ही मेरा जो कार की जो है कैमरे में आ जाता है। ये पूरा बात बताता है जो इस तरीके से मैंने उसको मौत के घाट उतारा, और बाद में गया था बॉडी को ठिकाने लगाने, तभी मेरा कार उस कैमरे में आ गया था। लेकिन जिस वक्त उसने इस घटना को 10 तारीख को अंजाम दिया था, उस वक्त वो किसी भी सीसीटीवी में नज़र नहीं आया था। अब पुलिस को इतना पता है, अब पुलिस को जानना था आखिर तुमने मारा क्यों, वजह क्या था, मारने का वजह क्या था। तो इसमें एक बहुत पुराना मामला सामने आता है। शहबाज कहता है जो कासिब ने मेरी बहन से शादी किया, इस वजह से मैंने उसको नहीं मारा, इसे हमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई शहबाज बताता ऐसा कोई गलत काम नहीं जो बहन ने उसे कासिब से शादी कर लिया, कासिब तो पहले से ही शादीशुदा था। दरअसल बात यह है, मेरा पिता का कुछ समय पहले मौत हो चुका था, उसके बाद मैं एक मामले में जेल चला गया था। वो मामला क्या था, उसके ऊपर शहबाज के ऊपर किसी लड़की का आरोप था, और उसके ऊपर छेड़खानी करता था। इस वजह से उसको जेल में वो लोग कंप्लेन किया था, और उसका जेल हो गया था। तभी जो है यहाँ पे कासिब और अमन के बीच में, एक ही मोहल्ले में रहता था, रहते रहते प्यार हुआ। प्यार होने के बाद दोनों भागकर शादी कर लिया था, और ये बात शहबाज को पता चला था जेल के अंदर। लेकिन जेल से छूटकर जब बाहर आता है, उसको ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कासिब के ऊपर। गुस्सा होने की कारण जो थी, बहन की शादी को लेकर नहीं, बल्कि कासिब का पिता का जो मौत हुआ था, और वो कासिब जो है एक टाइम गाड़ी चला रहा होता है गांव के अंदर, जैसे कि वो जेसीबी ऑपरेटर था, और जेसीबी मशीन चलाते वक्त उस जेसीबी गाड़ी में कुछ खराबी आ गया था। वहाँ पे लोग भी थे, और वहाँ पे शहबाज का पापा भी बैठा हुआ था, और उस शहबाज के पापा के ऊपर गाड़ी चला देते, और जिसके चलते उस शहबाज के पिता का मौत हो गया था। और उस टाइम शहबाज छोटा था, कुछ कर नहीं पाया था, उसका मन में गुस्सा बहुत था जो उस कासिब को मार डालेगा। लेकिन इसी बीच शहबाज जेल चला जाता है। जेल चला जाने के बाद उसकी बहन अमान जो है, अनम, कासिब से प्यार किया, शादी किया, और बच्चे का माँ भी बन गया। लेकिन इस कासिब को लेकर शहबाज बहुत गुस्से में था, और बदला लेना चाहता था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जो कुछ हुआ ही ना हो, बहन की शादी किया, सब कुछ भुला चुका था। और वो कासिब से बात करता, उससे मिलने के लिए कहता जो मैं तुम्हारे वहाँ मिलने आना चाहता हूँ। तो कासिब भी सोचा चलो ठीक है, साला है और इसे घूमने का मन कर रहा है, तो जब बहन का डिलीवरी होगा उस टाइम मैं उसे बुला लूँगा, हेल्प भी हो जाएगा। इसी चलते कासिब ने उसको बुलाया, और शहबाज है उसको मौका मिल जाता है। शहबाज मौका मिलते ही कासिब का काम तमाम कर देता है, यानी आपके बाप का मौत का बदला ले लेता है। लेकिन यहाँ पे बहन को मारना नहीं चाहता था शहबाज, लेकिन बहन देख लेती है अपने शौहर को इस तरीके से मौत के घाट उतारा, और चिकने की कोशिश करती, वो भी तकलीफ में थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, पेन था।
बच्चे को जन्म दिया था, पहली बार वो माँ बनी थी। जब बहन चिल्लाने की कोशिश करता था, मजबूरन जाकर सहवाज ने उस बहन को भी गला दबाकर मार देता। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद पुलिस के तो रोंगटे खड़े हो जाता है। जी एक ऐसा भाई है क्या हैवान है। जिस लड़की ने अभी 2 ही दिन हुआ एक बच्चे को जन्म दिया, इस हैवान भाई ने उस बहन को ही मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद उसके ऊपर कई सारे धारा लगा के पुलिस उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी सच्चाई बताता है सहवाज का, और उसको जेल भेज देता है। जो है उसको उसने गला रेत करके चाकू से, छोटा वाला चाकू होता है एक आर्यनुमा, उससे उसका गला रेता। उसके बीच जब उसकी बहन उठ गई थी तो उस बहन अपने बहन का भी जो है उसने मुंह दबा करके, गला दबा करके और मुंह दबा करके उसने उसको मार दिया। तो ये था वो पूरी कहानी। आप चाहे तो पता कर सकते हो। ये पिछले साल यानी 13 जून 2023 की घटना है जो सामने आया था लोगों के सामने, और ये घटना जो है देहरादून में घटी थी। लेकिन सारे जितने भी लोग थे इस क्राइम से जुड़े हुए मूल तौर पे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का रहने वाला होता। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।